नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप बिहार एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस वीडियो में थ्योरी के साथ साथ MCQ वीडियो में पढ़ेंगे। लूसेंट और स्पीडी बिल्कुल 0 से हाई लेवल तक बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे महत्वपूर्ण तथ्यों और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज है आपका क्लास नंबर 2। कल हम लोग पढ़ रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्लुगु खां की उपाधि प्रदान किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को किस नाम से उपाधि प्राप्त किया था? उल्लुग खां की उपाधि से प्रदान की थी। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की थी? उल्लुग खां की। बलबन अखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन किस अभियान के बहाने? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता था कि बलबन किस अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था? यह आखेट अभियान के तहत। नेक्स्ट है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे बलबन के दरबार में। अमीर खुसरो और अमीर हसन फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था समुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर्स था। दोस्तों इसके साथ साथ हम लोग MCQ भी करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे MCQ भी है साथ में। आगे देखिएगा, आगे क्या है? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। खिलजी वंश ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब कर दी गई थी? 1296 ईस्वी में। उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या किसने किया था? उसका भतीजा दामाद था अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी का हत्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में। कड़ा मानिकपुर प्रयागराज में कर दिया था। यहाँ पे देखिएगा, अमीर खसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर मोहम्मद हसन। उसका जन्म हुआ था पटियाली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास। कब हुआ था? 1252 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। खिलजी वंश के संस्थापक बताइएगा। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब किया था? खिलजी वंश की स्थापना किया था 1290 ईस्वी में। किसको गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब किया था? 13 जून 1290 ईस्वी को। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखरी को बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब कर दी गई थी? 1296 ईस्वी में। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। नेक्स्ट देखते हैं, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। आगे है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरुसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरुसास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो अपनी सेना को नगद वेतन देता था। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों को होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घोड़े दागने की प्रथा, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है कि घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ ही सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा किसने शुरुआत की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया था? उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो किसके किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिया हिंद, भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता अमीर खुसरो को। तूतिया हिंद, जिसे भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तबले एवं सितार का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने ही भारतीय संगीत में कव्वाली गायन, कव्वाली जिसको कव्वाली कहते हैं, कव्वाली गायन का प्रचलित किया था। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी के खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। हिंदी की खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो है। हिंदी की खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे देखिएगा, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने खस यानी लूट का धन सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। इसने व्यापारी के कार्य में बनाने रोक के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली से दृढ़ता को लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। जमैयत खान मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला एवं 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सीरी का किला, अलाई दरवाजा, जमैयत खान मस्जिद एवं 1000 खंबा महल का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यहाँ देखिएगा, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार है, जैसे दीवान रियासत, शाहनाए मंडी। दीवान रियासत में देखिएगा दोस्तों, यह व्यापारी पर नियंत्रण रखता था। व्यापारियों पर नियंत्रण कौन रखता था? दीवान रियासत। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? दीवान रियासत करता था। शाहनाए मंडी, प्रत्येक बाजार में शाहनाए मंडी का काम था कि प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहिनयान व गुप्तचर, एक गुप्त सूचना प्राप्त करता था। गुप्त सूचना कौन प्राप्त करता था? मुनहिनयान व गुप्तचर। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दीवान रियासत नियुक्त किया था? मालिक याकूब को। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवान नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं के परमिट जारी करता था। वस्तुओं के परमिट कौन जारी करता था? अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवान नवीस नामक अधिकारी। बताइएगा दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी वंश की स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। बताइएगा, बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1766 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। किस नाम से गद्दी पर बैठा था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन के नाम से। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की प्रणाली की शुरुआत की थी। एकता प्रथा प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ था? खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में। बताइएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कमेंट करिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। वही द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? जल्दी कमेंट करिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? ये बनाया था किलोकरी को। किसको बनाया था? किलोकरी को बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? किलोकरी को बनाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने किया था? उसका भतीजा और दामाद। उसका भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था 1296 ईस्वी में। कब बना था? 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? इसको और किस नाम से जाना जाता था? अली गुरसाप। अली गुरसाप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था? अली गुरसाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यवस्था की शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यवस्था की शुरुआत? एकता प्रथा। एकता प्रथा की शुरुआत किया था कौन? एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश। आगे बताइएगा, दहसाला व्यवस्था, सहायक संधि। सहायक संधि लाने वाला कौन था? वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली था। सहायक संधि कौन था लाने वाला था? लॉर्ड वेलेजली था। क्या दहसाला था या बाजार नियंत्रण था? दो में से आप लोग को बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यवस्था की शुरुआत किया था? यह क्या था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत किया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था कि मलिक अंबर को, बैरम खां को या हेमू को? किसको भेजा था? दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? ये भेजा था मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत के अभियान के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण के लिए बनाए गए विभाग का नाम क्या था? बाजार नियंत्रण के लिए बनाए गए विभाग का नाम क्या था? दीवान ए रियासत था। दीवान ए रियासत था। क्या था? दीवान ए रियासत। क्या था? दीवान ए रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजारों का निरीक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? बाजार का निरीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था, शाहना ए मंडी, कोतवाल या सूबेदार? इसको कहा जाता था शाहना ए मंडी। क्या कहा जाता था? शाहना ए मंडी। सूबेदार कौन होता? सूबेदार होता था प्रांत का गवर्नर। प्रांत का गवर्नर सूबेदार होता था। प्रांत का गवर्नर क्या होता था? सूबेदार होता था। प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था? सूबेदार। अब आपका नेक्स्ट है, बताइएगा, जियोग्राफी यहाँ से शुरू होता है। विकिरण। विकिरण क्या है? किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। विकिरण किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। उदाहरणतया सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त परिवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। क्या करता है? पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। पृथ्वी स्वयं ही गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यातम से। आगे देखिएगा, आगे क्या है? अभिवहन है। अभिवहन वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवहन। अभिवहन का एडवेक्शन वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचालन की अपेक्षा वायु के क्षैतिज संचालन सापेक्ष रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी देखेंगे दोस्तों। थ्योरी फिर में एमसीक्यू। आगे है, मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नता केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे उष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्र में उष्मा का संचार करती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाले स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू कहते हैं। लू अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी का उष्मीय बजट। मान लें कि पृथ्वी वायुमंडल के ऊपरी सतह से प्राप्त सूर्यातम 100 इकाई है। इन 100 इकाइयों में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 100 इकाइयों में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले कहाँ परिवर्तित हो जाती है? अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी के क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं।
प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयों को पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन द्वारा, 19 इकाइयाँ संघनन के गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा, 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्यताप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाले विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 और 48 है, जिनका योग क्या होता है, 65 होता है। वापस लौटाने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यह पृथ्वी की ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। क्या है? ऊष्मा बजट तथा ऊष्मा संतुलन है। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर यानी कि तापमान। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने के डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु के तापमान निम्न कारणों द्वारा प्रभावित होता है। पहला, उस स्थान का अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी। बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या आता है कि तापमान किस पर निर्भर करता है? समुद्र से अक्षांश की दूरी के अनुसार, वायु संहिता का परिसंचरण, क्वेश्चन तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, स्थानीय कारक के अनुसार। अब देखते हैं यहाँ से MCQ। बताइएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? कमेंट करिएगा आप लोग। संवहन कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है, या अभिवहन कहा जाता है, या चालन कहा जाता है? फटाफट कमेंट करिएगा। वायु के क्षैतिज संचलन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या दोस्तों? अभिवहन कहा जाता है। अभिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में ऊष्मा किस रूप में छोड़ी जाती है? बताइएगा, लघु तरंग के विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, या परावैंगनिक किरण, या गामा किरण के रूप में? किस तरंग में छोड़ा जाता है? फटाफट कमेंट करिएगा। पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में ऊष्मा किस रूप में छोड़ी जाती है? ये छोड़ी जाती है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में। किस रूप में? दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के अनुसार सूर्य से प्राप्त 100 इकाइयों में से लगभग कितनी इकाई अंतरिक्ष में परिवर्तित होती है? फटाफट कमेंट करिएगा। 25, 30, 35 या 40? 35। इसका राइट जवाब क्या है? 35। ऑप्शन नंबर सी इज राइट जवाब। नेक्स्ट, निम्न में से तापमान को प्रभावित करने वाला कारण कौन है? अक्षांश, समुद्र से दूरी, ऊंचाई। अभी पढ़े थे इसको। निम्न में से तापमान को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तापमान को कौन कौन प्रभावित करता है? बताइएगा, समुद्र से दूरी, अक्षांश, या फिर ऊंचाई? इनमें से सभी। इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में गर्मियों के मौसम से चलने वाली लू किस प्रक्रिया का परिणाम है? विकिरण, संवहन, अभिवहन, या फिर चालन? बताइएगा जल्दी जल्दी दोस्तों कि उत्तरी भारत में गर्मियों के मौसम में चलने वाले लू किस प्रक्रिया का परिणाम है? यह है अभिवहन का। किसका परिणाम है? यह अभिवहन का परिणाम है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से होता है पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पिछले हम 40 तक कर रहे थे, 41 से हमको पढ़ना है। सुख निवास क्या है? बूंदी राजस्थान में। इसका निर्माण करता है राजा बिशन सिंह। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। इसका निर्माण करता है महाराजा उम्मेद सिंह। आराम बाग कहाँ है? आराम बाग से आराम से आगरा कहाँ है? बाबर ने निर्माण किया था। लाल किला बताइएगा, लाल किले कहाँ है? दिल्ली। तो सबको जानता होगा, दिल्ली का निर्माण किया था शाहजहां ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। हाजी बेगम ने निर्माण किया। शालीमार कहाँ है? से शालीमार, से श्रीनगर कहाँ है? जहांगीर। सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? चेन्नई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्माण किया था। शेरशाह का मकबरा बताइएगा, बहुत ही विवेक क्वेश्चन। शेरशाह का मकबरा दोस्तों सासाराम जो कि औरंगाबाद में पड़ता है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। शेरशाह के पुत्र ने बनवाया था। डच महल कहाँ है? डच महल है कोची केरल में। डच महल कहाँ है? कोची केरल में, जो कि पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। डच कहाँ के निवासी थे दोस्तों? बताइएगा आप लोग, डच कहाँ के निवासी थे? डच स्विट्जरलैंड और हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था। डच किसको कहा जाता था? डच कहा जाता था स्विट्जरलैंड, हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी कहाँ में है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। इसको बनाया था अकबर ने। आगरा कोट कहाँ है? आगरा कोट कहाँ है? आगरा कोट में है। आगरा कोट कहाँ है? आगरा में। इसको भी अकबर ने बनवाया था। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली। निर्माण करता शेरशाह सूरी। सूती बुर्ज कहाँ है? सती बुर्ज मथुरा में, जिसका निर्माण किया था राजा भगवान दास ने। जहांगीर का महल है आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण करता अकबर है।
अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। इसके भी निर्माणकर्ता कौन है? जहांगीर। अकबर का किला कहाँ है? इलाहाबाद। इसका निर्माण करता है अकबर। चश्मा शाही कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसका निर्माण करता है अली मर्दान खां। एतमातुद्दौला कहाँ है? एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में। निर्माण करता है नूरजहां। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल आगरा में। इसका निर्माण करता है शाहजहां। निशांत बाग दोस्तों बताइएगा, जम्मू कश्मीर। असफ खान ने निर्माण किया था, नूरजहां का जो कि भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला एवं संस्कृति से। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरतनाट्यम किसके द्वारा किया जाता है? विशेष रूप से महिलाओं द्वारा, जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भारत की शास्त्रीय संगीत शैली। शास्त्रीय संगीत की दक्षिणतम भारतीय शैली कर्नाटक संगीत कहलाती है। कर्नाटक का संगीत का जनक पुरंदर दास है। कर्नाटक के संगीत का जनक कौन है? पुरंदर दास। त्यागराज, मिथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। त्यागराज, मथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर। मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलोर। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भरतनाट्यम का संबंध किस किस से है? लीला सैमसन। लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है कथकली कहाँ का मुख्य लोक नृत्य? केरल का। कथकली है केरल का लोक नृत्य। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। कथकली के गीतों की भाषा क्या है? मलयालम। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर भारत का। कथक जो कि मुख्य रूप से कथक यूपी में मनाया जाता है। पंडित कच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी कहाँ? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बल्तोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी माधवन कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। सोनल मानसी, केलचरण महाचरपात, दोनों गांगुली का संबंध किससे? ओडिसी नृत्य से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 गो रस होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? 9 रस। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। यक्षगान बताइएगा, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? केरल का। यक्षगान कर्नाटक, सॉरी यक्षगान कहाँ? कर्नाटक का। मयूरभंज, मयूरभंज, मयूरभंज का छौ युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज का छौ किस संबंधी नृत्य है? युद्ध संबंधी। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यक्षगान में किसका संगम होता है? नृत्य और गान का। यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना और प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीना। सबसे पुराना और प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या है? बीना। राग भैरवी प्रातः काल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? बांसुरी वादक से। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई वादक। अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक है। अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार का जनक अमीर खुसरो। अभी अभी पढ़े थे हिस्ट्री में कि सितार का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? गायन से। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नागरशैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरशैली का विकास गुप्त काल में तथा गांधारशैली का विकास किस काल में होता है? कुषाण शासन में। कुषाण काल में। नागरशैली का विकास हुआ था गुप्त काल में तथा गांधारशैली का विकास हुआ था कुषाण काल में। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति मंदिर कहाँ है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। द्रविड़ शैली का उदाहरण कौन कौन सा मंदिर है? कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, तिरुपति मंदिर। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप से बेसर शैली कहलाता है। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के विशिष्ट स्वरूप को क्या कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बेसर शैली कहते हैं। आगे है होयसलेश्वर हेलेबीड। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? हेलेबीड में। वैष्णव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में। बेसर शैली के उदाहरण है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे? बिहार से। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार से, जो कि मधुबनी में है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली संबंधित है। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में 29 तार होते हैं। सरोद में 19 तार, सॉरी सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। इसका याद करने का तरीका है गरम छाछ पितरी तिमरी। ग से गुजरात, राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से झारखंड, छाछ मिलेगी, मिलेगी से मिजोरम, त से त्रिपुरा। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया। नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। पानीपत का तीसरे 1761 इसमें अहमद शा अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। इसमें किसकी हार या जीत हुआ था? आप लोग कमेंट करिएगा। पानीपत का तृतीय 1761 में मराठा एवं अहमद शा अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। कुतुब शाही राजवंश गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुब शाही राजवंश कहाँ में शासन किया था? गोलकुंडा में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। ठोस कौन को ऑस्टेरेडियन कहता है, जबकि घन कौन ठोस कौन की इकाई रेडियन। ठोस कौन की दोस्तों इकाई है रेडियन। ठोस कौन की इकाई क्या है? रेडियन, जो कि घन कौन का ऑस्टेरेडियन होता है। कौन का रेडियन है? ठोस कौन का ऑस्टेरेडियन। सही है पे। कौन का होता है रेडियन और ठोस कौन का होता है ऑस्टेरेडियन। कौन का होता है रेडियन और ठोस कौन का ऑस्टेरेडियन। कौन का इकाई होता है रेडियन, जबकि ठोस कौन का सही इकाई है ऑस्टेरेडियन। सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 80 कैलोरी ग्राम। बर्फ के लिए पूछेगा तो 80 कैलोरी ग्राम, और जल के लिए पूछेगा तो 540 कैलोरी ग्राम हो जाएगा। जल के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा कितना है? 540 कैलोरी ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। डायनामो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, जिसका निर्माण 1911 को हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, जिसका निर्माण हुआ था 1911 इसमें। 1911 में एक और हुआ था, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। किसके दरबार में हुआ था? लॉर्ड हॉनिक्स द्वितीय के दरबार में हुआ था। इसमें आयोजन किया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली को बनाया जाएगा। उसके तहत पुनः 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ बनाया गया? दिल्ली बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य में 26 जनवरी 1950 को बना था। संप्रभुता का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप न हो, यानी क्या हो? बाहरी देश का किसी हस्तक्षेप न हो, यानी स्वतंत्र मतलब राय ले सके, कोई भी अपना संविधान बना सके। संप्रभु होने के लिए 4 आवश्यक तत्व है: क्षेत्रफल, जनसंख्या, भूभाग और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो, जनसंख्या हो, संविधान हो और उसका भूभाग हो, जिसमें कि भारत में अब चारों गुण मौजूद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षा के दौरान अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य प्रशासित होता है, राज्य शासित होता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जापान, फिलीपींस के चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल कैल्सियम टाइफून कहते हैं। जापान में, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल क्लाइकोन को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। आंख के भीतरी सतह को दृष्टिपतल कहते हैं। आंख के भीतरी सतह को दृष्टिपतल। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता था। बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? माइक्रोसॉफ्ट का। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि मिस्र में। संसार की सबसे नील नदी जो कि कहाँ है? मिस्र में। रघुवंशम के लेखक कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है। प्रेयरी का संबंध किससे? उत्तरी अमेरिका। प्रेयरी का संबंध उत्तरी अमेरिका से। प्रेयरी जो कि घास का मैदान से है, उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित है। बताइएगा, वेल्ड जो कि घास का मैदान है किससे संबंधित है? वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से। डाउन्स किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश क्या है? चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ था? जापान में। लाल सागर को लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। आगे बताइएगा, दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। दामोदर घाटी में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 1862 में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ में हुआ? नई दिल्ली में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 का। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। 1976 में समाहित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया? 1976 में, जो कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। अब मौलिक अधिकार कहेगा तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जोग अगरसोपा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा यानी कि चौड़ा यानी चौड़ा जलप्रपात कौन है? जोग अगरसोपा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में है। कल का
आप लोग कमेंट में करिएगा दोस्तों कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक एंड